तो एमजे स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले मॉडल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट 5। ठीक है, आज लगभग हम 85 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखेंगे, क्योंकि किसी का कमेंट आया था जो कि वो चाहते हैं कि हम एक एक ऑप्शन का भी डिस्कशन करें। ठीक है, तो अगर ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम तो आप सभी को पता होगा, विकास कुमार है मेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, सामान्य अध्ययन। ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। पहला सवाल आपका है, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने किस काले कानून के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया? ठीक है, कैसा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया? तो किस किस काले कानून के विरोध में? ठीक है, तो ये कौन सा काला कानून हो जाता है? ये हो जाता है आपका रोल एक्ट। ठीक है, रोल एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है 1919 में एक रोलेट एक्ट पारित करती है, जिसके अनुसार जैसे कि बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी एक्शन के, यानी बिना किसी प्रूफ के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, इसलिए इसके विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने काले कानून के विरुद्ध क्या किया? देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह था आपका 1878 में। ठीक है, 1878 में। और इसे लाए थे कौन? लीटन। ठीक है, लीटन ने लाया था। लॉर्ड वगैरह आप लोग यूज कीजिए, मैं लीटन ही यूज करूँ। ठीक है, लीटन द्वारा लाया गया था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इससे क्या हुआ था कि प्रेस वालों को हर एक चीज छापने से पहले उन्हें ऑफिस में, यानी कि अंग्रेजों को ऑफिस में दिखाना था, उसके बाद ही वो उस छाप सकते थे। और वो भी सिर्फ जो निजी लैंग्वेज के अखबार थे, जो हिंदी अखबार थे, उन्हीं को ये करना था, इंग्लिश अखबार को नहीं करना था। एम्स एम्स एक्ट जो है ये कब आता है? एम्स एक्ट जो है 1878 में ही आता है। ठीक है, 1878 में ही आता है। इसके तहत भारतीयों के लिए हथियार रखने हेतु लाइसेंस अनिवार्य किया गया था, ताकि कोई क्रांतिकारी जो है वो गतिविधि न हो सके। ठीक है, कोई क्रांतिकारी गतिविधि ना हो सके, इसके लिए ये एक्ट आया। तो क्या इस एक्ट में है? हथियार रखना, बिना लाइसेंस के हथियार रखना मना हो गया। ठीक है, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते। आगे चलते हैं। एल्बर्ट बिल 1883 को पास हुआ था। ठीक है, 1883 को पास हुआ था। इसे रिपन लेकर आया था। ठीक है, रिपन लेकर आया था। ठीक, लिटन ने सब कुछ खराब किया था, रिपन सब कुछ अच्छा कर रहा था। ठीक है, रिपन लेकर आया था। इसमें क्या था कि इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जजों को यूरोपीय आरोपियों को के मुकदमे को सुनने का अधिकार। ठीक है, भारतीय जजों को भारतीय जजों भारतीय जजों को क्या? जजों को अधिकार दिया गया कि वो यूरोपियों का मुकदमा, यानी आपराधिक मुकदमा जो है सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपियों का यूरोपियों का आपराधिक
सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत लगता है तो आप और भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि आगे सुधार करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आ जाए जो कि सम्मान संहिता है, यहाँ पर आपको सम्मान दिख रहा है। इसमें कौन सा सम्मान दिख रहा है? कौन सा सम्मान दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये सम्मान। ठीक है, 44। ठीक है, एक सम्मान 44, इसलिए क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा आंसर। अनुच्छेद 44 क्या नागरिकों को समान सिविल संहिता देता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि सभी को आ, सभी को क्या है, इसके अनुसार अधिकार मिल जाता है कि वो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, जो कि हर जगह तो लागू नहीं है, अभी गोवा में लागू है। ठीक है, और जगहों पे बात चल रही है इसको लागू करने की। और ये 44 है इसलिए डीपीएसपी के अंदर में आ जाता है, डीपीएसपी। ठीक है, यानी राज्य के निर्देशक तत्वों में आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों की बात कही गई, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों की संगठन की बात की गई। ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। ठीक है, गठन की बात की गई। 44 तो समझ ही गए। अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है, मुफ्त मुफ्त यानी कि समाज के गरीबों और कमजोरों, ठीक है, कमजोरों समुदायों को मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है, या वर्गों को मुफ्त मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कृषि और पशुपालन के संगठन तथा दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए ये अनुच्छेद में आता है, निर्देश आता है। ठीक है, यानी कि जो दुधारू पशु है जैसे गाय है, भैंस है, इनके वध नहीं किए जा सकते, इस पे रोक। ठीक, तो ये किस में आ जाता है? कृषि और पशुपालन की बात कही गई, पशुपालन की बात कही गई। साथ में दुधारू पशु जो है, दुधारू पशु जो है उनके वध पर रोक, उनके वध पर रोक। ठीक है, अगले सवाल की ओर चल। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन जंतु संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, किस वर्ष हो जाएगा? तो ये हो जाता है 1972 में। ठीक है, 1972 में पारित किया गया। वन्य जीवों को अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में यह अधिनियम पारित किया। ठीक है, मेनली किस लिए? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यानी कि वन्य के जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अगर उनका अवैध शिकार किया जा रहा था तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, अगर कोई नॉइज आ रहा होगा तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ट्राई करूंगा कि नॉइज जो है रोका जा सके। मुझे नाइट में ही समय मिल रहा है इसलिए मैं नाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक,
1986 में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास होता। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि वनों का रक्षण किया जाता है, यानी कि अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। 1980 की बात करें, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। वन संरक्षण, वनों की कटाई। अब बोलिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो पर्यावरण के अंदर सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि कई तरह के पौधे, जंतु, जीव, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और वन वन संरक्षण में सिर्फ वन आ जाते हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक जो वन हो गया, उसका संरक्षण पूरी तरह से ये फॉरेस्ट गार्ड करती है, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है। 1992 में क्या आता है? तो इसमें आता है हाथियों की संरक्षण के लिए परियोजना आता है। हाथियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि हाथियों की संख्या जो है इंडिया में कम होने लगती है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए एक परियोजना यानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। तो इसे हाथी परियोजना के नाम से जाना जाता है, हाथियों के संरक्षण के लिए। कौन सा परियोजना? हाथी परियोजना, ठीक है। हाथी परियोजना लाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है, 1972 में वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम आता है, और 1992 में हाथियों के संरक्षण अधिनियम आता है। परियोजना आता है, इसमें अधिनियम नहीं, परियोजना। अगले सवाल की ओर चल। थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरा करना है, ठीक है। इसीलिए 50-50 सवाल हम कराएंगे। प्रश्न 4 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाते हैं हमारे अल बरूनी, सबको याद होगा, अल बरूनी हो जाते हैं, ठीक है। अल बरूनी कौन होता है? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, सब कुछ लिख के ही बताऊं या फिर बोल के भी बता दूं तो चलेगा, एक्सप्लेनेशन। फिर दोषी की बात करें, तो ये महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, ठीक है, जिसने शाहनामा लिखा था। फिरदौसी ने कौन सा लिखा था? शाहनामा लिखा था। शाहनामा लिखा, शाहनामा नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। और ये भी मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि। इब्न बतूता की बात करें, तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। कहाँ के यात्री था? मोरक्को का, मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, यानी कि एमबीटी के समय में आया था, एमबीटी के समय में आया था, ठीक है। इतने से आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इसका पुस्तक होता है कौन सा? रहेला। इसने पुस्तक लिखी थी कौन सी? रहेला। रहेला नामक पुस्तक लिखी थी, इसको याद रख, ठीक है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसने लिखा था तुतिया ए हिंद, ठीक है। इसने लिखा था तुतिया ए हिंद।
तृतीय ए हिंद लिखा था अमीर खुसरो ने, ठीक, जिसे भारत का तोता कहा गया, ठीक है, या तोता कहा जाता है। और भी कुछ लिखा था उसने, जैसे कि खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, ठीक है, खड़ी बोली में हिंदी कविताएं, और सितार और तबला के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है, अमीर खुसरो को सितार, सितार, कभी पूछ लिया जाए सितार के और तबला के आविष्कारक कौन है, तो अमीर खुसरो को आप बोलेंगे सितार और तबला का आविष्कारक। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते, अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप कमेंट कीजिए। प्रश्न 5 है, और रही बात कि ये कहाँ से सवाल आ रहे हैं, किस प्रकाशन से, तो ये किसी भी प्रकाशन से स्पेसिफिक नहीं है, कुछ चीज से माइंडली क्वेश्चन बनाए गए, कुछ क्वेश्चन जो है कई पुस्तकों से ली गई है, ठीक है, कई किताबों से ली गई, और इसको मैंने अपने द्वारा, क्योंकि मैं एग्जाम्स देता रहता हूँ, तो उसके अनुसार मैंने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है, थोड़े बहुत क्वेश्चन शुरुआती दौर में इजी हो सकते हैं, लेकिन आगे जैसे ही बढ़िएगा आपको हार्ड लेवल ले जाया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने स्कोर चेक करना है कि कितने आप स्कोर कर रहे हैं, कितनी ऐसी सवाल है जो नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा ये उन लोगों के लिए है जो पहले सिलेबस कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा, उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहे, ठीक। कुछ तो माइंड में आता पर मैं भूल गया, ठीक है, आगे बताता हूँ। प्रश्न 5 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस तिथि को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि 24 दिसंबर को ही 1900, ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है। 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा इसमें स्टेप हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हाथ अभी बैठा नहीं है, मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा मेरा अभी हाथ नहीं बैठ। 10 दिसंबर को इस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, विश्व, विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जानते हैं आप, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते,
विश्व प्रसिद्ध एडम्स सॉरी एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम की किस यूरोपीय देश की राजधानी है? एम्स्टर्डम बताना है। एम्स्टर्डम किस यूरोपीय देश की राजधानी? ठीक, किस यूरोपीय देश की राजधानी? ये हो जाता है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड राजधानी। ठीक है, ठीक है। बेल्जियम की बात करें, इसकी राजधानी जो है कहाँ? इसकी राजधानी जो है कहाँ है? ब्रसेल, 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 ब्रसेल। ठीक है, इसकी राजधानी ब्रसेल, ब्रसेल्स, हाँ ब्रसेल्स, ब्रसेल्स। ठीक। और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पे क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है और नाटो का। ठीक है, यूरोपीय संघ का, संघ का और नाटो का क्या है? मुख्यालय। पूछ दिया जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम। ठीक है, यूरोपीय संघ का तो बेल्जियम। ठीक है, नीदरलैंड जान गए। डेनमार्क की बात करें तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क, मार्क, मार्क किससे किया जा सकता है? पेन से किया जा सकता है। ठीक है, तो मार्क किससे किया जा सकता है? पेन से, तो कोपेन है, कोपेन है, मतलब हैगन, कोपेन हैगन, कोपेन हैगन। ठीक है। डेनमार्क और किस लिए फेमस है? डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए। और साथ में किस लिए फेमस है? पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए फेमस। ठीक। स्वीडन, स्वीडन की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? स्कॉट। ठीक है, स्वीडन, स्वीडन का स्टॉक, स्टॉक हो, इसकी राजधानी है स्टॉक। ठीक। हाँ, जहाँ पे प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार यहीं पर दिया जाता है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? स्वीडन में दिया जाता है। एक शांति पुरस्कार को छोड़, नोबेल में शांति पुरस्कार यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, शांति पुरस्कार को छोड़ के, शांति पुरस्कार को छोड़, ठीक है, कभी आ जाए शांति पुरस्कार तो स्वीडन नहीं मारेगा। प्रश्न 7 है, संसद की किस समिति को लोकसभा के जुड़वा बहन या फिर मित व्ययिता समिति के रूप में जाना जाता है, जो कि सांख्यिकी जांच करती है, सांख्यिकी जांच करती है? तो क्या कह रहा है? लोकसभा की जुड़वा बहन मित व्ययिता व्ययिता के व्ययिता समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्राकलन समिति, प्राकलन समिति। ठीक है, प्राकलन समिति, प्राकलन समिति का काम क्या है? बजट अनुमानों की जांच करना। ठीक है, इसके सदस्य कितने होते? इसके सदस्य कितने होते? सदस्य सदस्य 30 होते हैं। और ये कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से होते हैं। और ये क्या करती है? ये बजट की जांच करती है, बजट की अनुमान लगाती है, बजट की अनुमान लगाती है, अनुमान लगाती है। ठीक है, बजट की अनुमान लगाती है। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते? 22 सदस्य होते, 22 सदस्य होते। और इसमें क्या होता है कि 15 होते हैं लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से 15 होते हैं लोकसभा से, और प्लस 7 होते हैं
राज्यसभा से, ठीक है। 7 होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से, ठीक है। यह क्या करती है? तो यह लोक लेखा समिति है। यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग के द्वारा दिया गया, कैग के द्वारा दिया गया रिपोर्ट को, रिपोर्ट की जांच करती है, की जांच करती है, जांच करती है, ठीक। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, याद रखिएगा इतना इस जगह। अगला जाता है सार्वजनिक, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। तो जैसे कि सार्वजनिक उपक्रम समिति है, तो सार्वजनिक चीजों पर ध्यान रखेगी, यानी कि सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों पर ध्यान रखने का काम करेगी, सरकारी कंपनियों, ठीक। सरकारी कंपनियां कैसी, कौन सी? तो जैसे कि LIC हो गया, ठीक, LIC हो गया, और क्या हो गया? गैल हो गया, गैल हो, ठीक है, इट इज। तो इसके खाते और संख्या की रिपोर्ट, रिपोर्ट की संख्या का समीक्षा करती है, ठीक है। सांख्यिकी रिपोर्टों की समीक्षा, सांख्यिकी रिपोर्टों की समीक्षा करती है, रिपोर्टों की समीक्षा कर, सांख्यिकी, सांख्यिकी आप जानते हैं, न्यूमेरिक, ठीक है। रिपोर्टों की समीक्षा करती है, समीक्षा करती, समीक्षा करती, ठीक है। इसके सदस्य भी होते हैं, इसके सदस्य भी होते हैं, इसके सदस्य भी होते हैं। तो इसके सदस्य कितने होते हैं? इसके सदस्य 22, ठीक। इसके सदस्य 22। विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति क्या करती है कि सदन के किसी सदस्य, सदन के किसी सदस्य, सदन के किसी सदस्य, किसी सदस्य, किसी सदस्य या बाहरी व्यक्ति द्वारा, या बाहरी व्यक्ति द्वारा, बाहरी व्यक्ति द्वारा संसदों के विशाल, संसदों के, संसदों के विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार के हनन, के हनन के मामलों को, हनन के मामलों को, मामलों को, मामलों को जांच कर, जांच कर, ठीक। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बारीकी से करूंगा, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि ये किससे रिलेटेड है और कुछ छोड़, समय लगेगा, लेकिन आप यहीं से सब कुछ समझ जाइएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रश्न 8 क्या कहता है? प्रसिद्ध पुस्तक विद्रोही कवि का खिताब पाने वाले अग्निवीणा के लेखक कौन है? इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है, ठीक है। कहाँ का? बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। तो ये कौन, ये कौन? ये है काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक, काजी नजरुल इस्लाम। इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। और उनकी प्रसिद्ध क्या है? रचना है अग्निवीणा, अग्निवीणा प्रसिद्ध रचना। तस्लीमा नसरी, तस्लीमा नसरी भी जो है बांग्लादेशी, और इनका प्रसिद्ध जो ये एक लेखिका है, नसरी, तस्लीमा नसरी लेखिका, और इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है लज्जा, 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 प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा, जो कि धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लिखने के कारण अत्यधिक चर्चित और विवादित रहा, ये।
ठीक है, धार्मिक कट्टरता के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें आप जानते हैं गुरुदेव भी कहा जाता है, इन्हें गुरुदेव भी कहते हैं, हम गुरुदेव भी कहते हैं, ठीक। इन्हें 1913 में 1913 में इन्होंने कौन सा गीतांजलि लिखा था, ठीक है, गीतांजलि लिखा था, गीतांजलि गीतांजलि लिखा था, गीतांजलि लिखा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिले। और ये पहले भारतीय और एशियाई मूल के निवासी थे जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला। और आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों का जो राष्ट्रगान है वो भी लिखा था, दोनों का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त की बात करें तो ये बांग्लादेश के नाटक और कविता के अग्रणी रचनाकार। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने मेघनाद वध काव्य की रचना की। मेघनाद 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 वध काव्य की रचना की थी, काव्य की रचना की थी। ठीक, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी, तो ये थे अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इनको दी थी, ठीक है, अकबर द्वितीय ने दी थी। ऐसा क्यों किया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था पेंशन की बात करने के लिए, ठीक, पेंशन से संबंधित बात करने के लिए इंग्लैंड भेजा था, और इनकी बात मान ली गई, जिसके कारण इन्होंने, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, ठीक। शाह आलम द्वितीय, इसके समय में क्या होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक, युद्ध होता है, कब होता है, 1764, ठीक। थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन दे दूं तो मैं कहाँ से आता हूँ, तो मैं बक्सर से ही आता हूँ, ठीक। 1764 का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों को दी थी, ठीक है, इसकी दीवानी दी थी 1765 में, 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहा इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, और इसकी दीवानी जो है अंग्रेजों को दे दी जाती है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 में, ये कौन थे, अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट। अंतिम मुगल सम्राट, और इसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इसकी कहानी तो आपको सबको पता हो, अच्छे से पता होगी, पढ़े होंगे तो, विद्रोह का नेतृत्व किया, नेतृत्व किया, ठीक है। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता था, पीर कहा जाता था, ऐसे क्यों कहा जाता, इनके, ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विकास सबसे अधिक हुआ था, ठीक है, उनके काल में क्या हुआ था, क्षेत्रीय विकास जो है बहुत अधिक हुआ था, क्षेत्रीय विकास बहुत अधिक हुआ, बहुत अधिक हुआ, अधिक हुआ,
ठीक है, मेरा नाम तो हर जगह आ जाता है, जिसकी बढ़ोतरी होगी वहां पे मैं तो रहूंगा, यानी विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर प्रश्न। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अ, रही बात आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कोलेरू झील है। ठीक है, कोलेरू झील, ये मीठे पानी का झील। कोलेरू, कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील। ठीक है, और तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील भी आ जाता है, जो कि खारे पानी का। ये क्या था? मीठे पानी का था, मीठे पानी का था। तो मीठे से समझ लीजिए। और आ जाता है पुलिकट झील, पुलिकट। ये कहाँ पे? दोनों के सीमा पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है पुलिकट झील, पुलिकट झील, जो कि कैसा है? खारे पानी का, खारे पानी का झील। ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ पर एक चीज आप जानते हैं, यहाँ पे कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल। कहाँ है तमिलनाडु में कोडाई कनाल? ठीक है, अ, ठीक है, कोडाई कनाल है। राजस्थान, राजस्थान में सबको पता होगा सांबर, सांबर झील। सांबर नाम सुनते ही सबको कुछ और याद आता है, लेकिन एक्चुअली में सांबर झील है। ठीक है, सांबर झील है, जो कि खारे पानी का झील है। सांबर झील जो भारत का सबसे बड़ा और अंत, अंत, ठीक है, अंत की बात करें तब आप बोलिएगा सांबर झील, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील। अंत, अंत, सबसे बड़ा झील। सबसे बड़ा झील पर कौन सा? अंत, अंत, अंत भारत। और अंत भारत ना बोले तो चिल्का झील सबसे बड़ा झील हो जाता है। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, बड़ा खारे पानी का झील। ऐसा क्यों है? ये अंत क्यों नहीं? क्योंकि ये बाहर है, ये एक मतलब कि कहाँ पे? उड़ीसा में साइड में बना हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में साइड में है, मतलब कि बीच साइड में। इसके इसके कारण अंता नहीं बोल सकते, अंदर की ओर नहीं बोल सकते, ये बाहर की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 11 नंबर सवाल। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल जस्टिस डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगर 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त यूएन डे भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ये यूएन डे, यूएन डे मनाया। ठीक है, 10 दिसंबर की बात करें तो इस दिन वैश्विक स्तर पर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये जानते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मैन डेज मनाया जाता है, इंटरनेशनल। तो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस।
17 जुलाई हो, 1 मई। 1 मई इस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 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 कौन सा डे? श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। लेबर डे भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, नहीं लिखेंगे लेबर डे, आप लिख लीजिएगा। श्रमिक दिवस तो आप समझ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन होता है? ये अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसमें जनगण मन मनाया जाता है, मतलब गाया जाता है पहली बार। ठीक। दूसरे की बात करें लखनऊ अधिवेशन की, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। नरम दल नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। पुनः मिल जाते हैं। ठीक है। पुनः पुनः डाल दीजिए, पुनः मिल जाते हैं। सूरत अधिवेशन। हाँ, इसमें विभाजन हो जाता है, यहाँ पर विभाजन होता है। नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। विभाजन होता है। यहाँ विभाजन होता है, यहाँ दोबारा मिल जाता है। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह होता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है या प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विश्व एड्स दिवस। ठीक है। एड्स दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके एड्स के लिए। ठीक है। सबके बीच में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि एड्स जो है ना फैले। ठीक। हाँ, 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फुल एक्सप्लेनेशन लाइव क्लास के लिए ठीक रहता है क्योंकि सब स्टूडेंट बने रहते हैं। फिर भी 50 सवालों तक कोशिश करते हैं हम, कितना समय लगता है देखते हैं। 8 मार्च इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। राष्ट्रीय महिला दिवस दिवस मनाया जाता है। आप पार्ट वाइज भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि 30 सवाल होते हैं जो स्पेशली जीके जीएस के होते हैं। ठीक है। और लास्ट में साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग सेक्शन वाइज है। आपको जो पसंद हो वो सेक्शन वाइज देख लीजिए। ठीक। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस।
मैं 60 टोटल, कम से कम 60 में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है। 60 के 60 नए होंगे, ये किसी प्रकाशन से नहीं होंगे, अलग होंगे, ठीक है। और 60 के 60 में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पैटर्न जो है एग्जाम के बेस्ड पे हो, और लगे कि आप रियल एग्जाम में बैठे, जैसा कि होता है, ठीक है। 20 से 30 सवालों की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ, मैं 70 ऐसे सवालों की जरूर लेता हूँ, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। 70 सवाल ऐसे ही आते हैं, 60 से 70 सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा खुद से भी, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं करंट अफेयर्स की अलग से डेली का क्लास 10 से 20 मिनट की लेकर आऊँ, ठीक है। जो स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे वही लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बिहार परीक्षा से इम्पोर्टेंट। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रसिद्ध आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस महान धावक की है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक। तो रेस में दो आ जाते हैं, मिल्खा सिंह और हुसैन बोल्ट, तो ये है मिल्खा सिंह का, ठीक है, मिल्खा सिंह का। ठीक है, पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये भी धावक उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी, ठीक। पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, कौन सी आत्मकथा लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा, इन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी थी, तो आत्मकथा कौन सी लिखी थी? गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, गोल्डन। मिल्खा सिंह हुसैन बोल्ट की बात करें तो जमैका विश्व रिकॉर्ड धारक, महानतम धावक जानते हैं आप लोग, इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में विश्व रिकॉर्ड इनके ही नाम पे है। 100 मीटर के रेस और 200 मीटर के रेस में विश्व रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट के नाम पे है, ठीक। इनकी आत्मकथा कौन सी है? फास्टर देन लाइटनिंग, ठीक, फास्टर देन लाइटनिंग। इनकी आत्मकथा क्या है? फास्टर देन लाइट, फास्टर देन लाइटनिंग। ठीक है, फास्टर देन लाइट, यानी कि लाइट से भी फास्ट, लाइट की स्पीड जो होती है उससे भी फास्ट कहना चाहते हैं। युवराज सिंह, युवराज सिंह की आत्मकथा कौन सी हो जाती है बताइए? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समय तो लगेगा सारा एक्सप्लेन कर, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा पसंद है, डायरेक्ट पसंद है या फिर एक एक जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसे पार्ट वाइज करना पड़ेगा मुझे, पार्ट वाइज मैं लाऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद आता तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वर्ष 2025 में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? 2025 की बात करें तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया, ठीक है, मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के लाइफस्टाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कौन है? मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है, मलयालम सिनेमा के, ठीक है, मलयालम, मलयालम सिनेमा, मलयालम सिनेमा के दिग्गज बोले, ठीक। अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 2018 में, ठीक है, 2018, 2018 लिख दिया, चलिए 2018
18 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक। वहीदा रहमान को 2000 2021 2021 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। और प्रदान किया गया था इनको 2023 में। ठीक है। यानी घोषित हो गया था 2021 में, पर दिया गया 2023 में। ठीक है, 2023 में। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को तो वर्ष 2024 में। ठीक। मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मिर्गिया। मिर्गिया थी। इसका नाम नहीं सुने होंगे, पर यही पहली फिल्म थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति की बंटवारा। ठीक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति की बंटवारा। शक्ति की बंटवारा कैसे होती है आप जानते हैं? 3 सूचियां होती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। यानी कि संघ सूची संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, और लास्ट क्या हो जाता है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों का विभाजन होता है हमारे कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। ठीक। ये 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद नहीं है अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। और अगर इसके संशोधन की बात की जाए तो इसमें इसे 52वां संशोधन 52 यानी 52वां संशोधन करके और इसे 1985 में जोड़ा गया। इससे पहले दल बदल कानून नहीं था, बाद में जोड़ा गया, दोबारा जोड़ा गया। ठीक है। पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, यह 11वीं अनुसूची में आ जाएगा, 11वीं अनुसूची में आ जाएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था 11वीं अनुसूची में आ जाएगा। इसे किस में? 73वां, ठीक है, याद रखेंगे, 73वां संशोधन द्वारा। कब? 1992 1992 में जोड़ा गया जोड़ा गया ठीक है, जोड़ा गया। इसके 29 विषय हो जाते, इसके 29 विषय हो जाते, याद रखिएगा 29 विषय। भाषाएं जानते हैं, सब जानते हैं। ये 8वीं अनुसूची में होता, 8वीं अनुसूची में होता, 8वीं अनुसूची में होता। ठीक। 8वीं अनुसूची ये पहले से मूल संविधान में होता है, इसलिए इस पर कोई संशोधन नहीं होता, और मतलब इसका कोई ये नहीं होता है, ये संशोधन ही बोलते। तो इसके अनुसार जिसमें वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल कुल 22 भाषाएं, 22 भाषा, 22 भाषा, 22 भाषा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल होगा। 17 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, सब जानते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है, और इसे अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स कौन कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक। ठीक है, और साथ में अर्थशास्त्री भी था। इसने क्या लिखा था? जिन्होंने दो पत्र लिखे थे, घोषणा पत्र लिखा था वैज्ञानिक समाजवाद में, जैसे कि डैश कैपिटल लिखा,
दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल की बात करें तो आप कार्ल मार्क्स को देखिए, दास कैपिटल, दास कैपिटल। और और कम्युनिस्ट घोषणा, कम्युनिस्ट घोषणा। घोषणा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिए, बस इतना ही था। जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स ये भी अर्थशास्त्री होते हैं, बट ये किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक होते हैं। इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माना जाता है। मैक्रो, सॉरी माइक्रो, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जनक, ठीक है। माइक्रो होता है, एक माइक्रो, मैक्रो होता है, ठीक है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ये कौन, भारतीय अर्थशास्त्री है, भारतीय अर्थशास्त्री, ये सारे अर्थशास्त्री, ठीक है, इतना तो ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्हें 1998 में, 1998 में एक पुरस्कार मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, शास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए, शास्त्र ये होगा, शास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए इन्हें क्या मिलता है, जिसे हम इकोनॉमिकल वॉरफेयर भी कह सकते हैं, नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार। अगर पूछ लिया जाए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1998 याद रखो, ठीक है। किस लिए मिला था, तो अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ऐसे कल्याणकारी ऐसे कुछ नहीं पूछेगा, अर्थशास्त्र के लिए मिला था ये पूछेगा, ठीक। 18 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 18 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 2025 के अनुसार बताना है। 2025 के अनुसार 115वां स्थान प्राप्त होता है, ठीक है, 115वां स्थान प्राप्त। क्या इसके भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर भी कर देते हैं, किसी ने कहा है तो कर देते हैं, ठीक है। 126वां स्थान जो है 2024 में शांति के लिए मिला था, शांति सूचकांक जो था भारत का 2024, 2024 में शांति सूचकांक, शांति सूचकांक का रैंक, शांति सूचकांक, ठीक है। 136वां, 136वां स्थान जरूर तो नहीं लग रहा है, फिर भी चलिए बता देते हैं। ये था वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में खुशहाली का सूचकांक, ठीक है, खुशहाली का, खुशहाली का सूचकांक। तिरानवेवा, तिरानवेवा स्थान भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, ठीक है, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, चलिए भ्रष्टाचार कुछ तो रैंक हुआ, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक। कुछ चीजें आप अपने से भी रिसर्च कर सकते हैं, अगर लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा या फिर कुछ और, तो आप भी रिसर्च कीजिए थोड़ा सा, मोबाइल सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए भी है।
तो गूगल कर सकते हैं या कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आजकल तो बोलने का पीछे सीधे सवाल बोलिए आंसर आ जाता है। ठीक है। प्रश्न 19 देखते हैं, भारत का सबसे पुराना और प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर, तारापुर से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तारापुर से कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इंग्लिश में बोलता है। चलिए, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में क्या है? यहाँ पर है रावत भाटा परमाणु क्षेत्र। रावत भाटा, रावत भाट, रावत भाट परमाणु केंद्र, रावत भाट परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऊर्जा कहाँ पे स्थित है? ये रावत भाटा राजस्थान के अंदर। ठीक है। और ये कनाडा के सहयोग से बना, कनाडा के सहयोग से बना। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बना। ठीक है, कनाडा के सहयोग से। गुजरात, गुजरात की बात करें तो यहाँ के काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा? काकरा, 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 काकरापार, काकरापार परमाणु संरक्षण मान लीजिए ऊर्जा केंद्र। और ये कहाँ स्थित है? तापी नदी के पास। तापी नदी, नदी के स्थित, तापी नदी के, तापी नदी के पास। इससे 700 मेगावाट और मेगावाट और मेगावाट का पावर उत्पन्न होता है। ठीक, 700। महाराष्ट्र तो जानेंगे। ठीक है, तमिलनाडु, इस तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में कौन सा है? कल, कलपक। ठीक है, कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम एंड मद्रास, खूबसूरत मद्रास है इसका। मद्रास संयम। और ये किसके सहायता से? रूस के सहायता से बना था। रूस के सहायता से, रूस के सहायता से बना, क्योंकि सबसे बड़ा संयंत्र है, सबसे बड़ा संयंत्र है, सबसे बड़ा संयंत्र। इस समय में तो सारे क्वेश्चन हो गए होते। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 20, केंद्रीय बजट 2024-27 के अनुसार भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर राजस्व के अंतर्गत कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा आय का स्रोत? कौन सा है? जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर है। ठीक है, निगम कर। निगम का कर क्या होता है? कंपनियों के ऊपर लगता है, कंपनियों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर कैसा है? कंपनियों के ऊपर शुद्ध पैमाने में, शुद्ध पैमाने में, शुद्ध पैमाने में लगने वाला, शुद्ध पैमाने में प्रत्यक्ष कर है। लगने वाला, लगने वाला प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। लग रहा है आप लोग कुछ दिनों में मुझे फास्ट कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर। हाँ, निगम कर, निगम कर, निगम कर। तो ये निगम कर था, सॉरी, मैंने इसे समास में डाला। ठीक है, अब इससे नीचे कैसे? चलिए क्रेश फॉर कर देते हैं, इतना समझ लीजिए। निगम कर, ठीक है, निगम। रही बात सीमा शुल्क की, तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पे लगता है सीमा शुल्क। वस्तुओं के, वस्तुओं के, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगता है। ठीक है, निर्यात पर लगने वाला कर, निर्यात पर लगता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क,
ऐसा कर जो देश के भीतर निर्मित चुनिंदा, ठीक है, देश के भीतर, देश के भीतर निर्मित, लेकिन कैसा हुआ, निर्मित चुनिंदा वस्तु, चुना हुआ, चुनिंदा वस्तुओं पर लगता है, वस्तुओं पर लगता है, वस्तुओं पर लगता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ठीक है, शॉर्ट लिख देते पेट्रोल, और तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, ऐसे हो जाए। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते। स्पीड कभी स्लो हो सकता है, बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। प्रसिद्ध बौद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना मूल रूप से किस प्राचीन भाषा में की गई थी, किस प्राचीन भाषा में की गई थी, तो ये पाली भाषा में की गई थी। ठीक, किस भाषा, पाली भाषा में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में ज्यादातर किसकी रचना हुई है, जैन धर्म के, जैन धर्म के ग्रंथों की, जैन धर्म के ग्रंथों की ज्यादातर इसी भाषा ग्रंथों की रचना हुई, जैन धर्म के ग्रंथ की रचना हुई, प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा आप जानते हैं हिंदुओं के वेदों की रचना हुई है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में वेदों की रचना, वेदों की रचना, ठीक है। अर्धमगधी, अर्धमगधी, ये प्राकृत भाषा का ही एक अर्ध रूप है, ठीक है, प्राकृत भाषा जो थी उसी का अर्ध रूप है, प्राकृत भाषा का एक अर्ध रूप है। प्राचीन जैन ग्रंथों को संकलन किया गया था, यह प्राकृत, प्राकृत का एक क्षत्रिय रूप है, प्राकृत का, प्राकृत का एक क्षत्रिय रूप, ठीक है, क्षत्रिय, अर्धमगधी बोला जाता है, क्षत्रिय रूप। और शुरुआती दौर में प्राचीन टाइम पे क्या है कि जैन आगमों का संकलन किया गया था, जैन आगमों का जैन आगमों का संकलन किया गया था। अगर पूछते जैन जैन आगमों का संकलन किस भाषा में किया गया था, तो अर्धमगधी बताएंगे, लेकिन जैन धर्म के ग्रंथों की रचना ज्यादातर किस भाषा में हुई है, तो प्राकृत में हुई है, और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की पाली भाषा में हुई। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए वर्तमान में कौन है, जो सामरिक नीतियों के प्रमुख है, सामरिक नीतियों के प्रमुख है, ये हो जाते हैं अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल, कौन हो जाते हैं, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। एस जयशंकर को सब जानते हैं, कौन है फिलहाल के हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री है, ठीक, विदेश मंत्री है। टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन भारत के वर्तमान क्या है, कैबिनेट सचिव, भारत के वर्तमान क्या है, कैबिनेट सचिव है, सचिव है। अनिल चौहान क्या है, भारत के अभी के सीडीएस है, सीडीएस, सीडीएस मतलब चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। आगे चलते, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 23 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के तहत न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश से, देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, तो ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया,
कनाडा से क्या लिया गया? फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम जिसको कहते हैं अ, केंद्रीय नहीं, संघीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मजबूत केंद्र वाली, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ठीक। मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, right। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से, ठीक। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, ठीक है, प्रणाली ली गई है, शासन प्रणाली ली गई। और क्या लिया गया? एकल नागरिकता लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, सिंगल सी, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, ठीक। और क्या लिया गया? विधि के समान शासन सिद्धांत लिया गया, ठीक है, विधि के शासन के समान सिद्धांत लिया गया, विधि के समान शासन सिद्धांत लिया गया। ये वैसे मैंने इसी में लिख रहे हैं, विधि के शासन के शासन शासन का सिद्धांत, ठीक है, विधि के शासन का सिद्धांत लिया गया, सिद्धांत लिया गया। वैसे तो जानेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? पहला नंबर आ जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची लिया गया। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाता तो वो 1.5x या 2x करके देखिएगा, ठीक। समवर्ती सूची लिया गया। और साथ में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संसद के संसद के दोनों सदनों का, दोनों सदनों का, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है, बैठक, ये लिया गया। आगे चलते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, जिन्हें न्यू इंडिया पत्र का संपादक भी कहा जाता है? न्यू इंडिया पत्र का संपादक भी कहा जाता है। ये होती है एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है। भारतीय राज्य की पहला स- हाँ, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है, पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है। और ये 1900 सॉरी 1959 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, ठीक है। कब बनती है? 1959 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष अध्यक्ष बनती है, कांग्रेस, कांग्रेस की अध्यक्ष, अध्यक्ष बनती है, ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 क्या बनती है? 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है, कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, अधिवेशन प्रथम, प्रथम भारतीय, भारतीय, ठीक है, भारतीय
महिला अध्यक्ष अध्यक्ष बन महिला अध्यक्ष। इससे पहले कौन बन चुकी थी? एनी बेसेंट बन चुकी थी 1917 में। भारतीय मूल की नहीं थी, इसलिए ये पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन भारत की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। ये तीसरी महिला होती है जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, मतलब कि अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला होती है। 1933 में 1933 में ये कलकत्ता अधिवेशन में तीसरी तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। महिला अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष। आगे चलते। किसे भारत का पिकासो कहा जाता है? जो एक सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे और उन्हें पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला था। मकबूल शीजा हुसैन, एम एफ हुसैन को कहा जाता है। ठीक है। एम एफ हुसैन को कहा जाता है। एम एफ हुसैन कहा जाता है। राजा रवि वर्मा को ऑयल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ऑयल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है। देवी देवताओं के फोटो को ये ऑयल पेंटिंग द्वारा बनाते हैं, जिससे ये फेमस है। ठीक है। अमृता अमृता शेरगिल सब चित्रकार ही है, लेकिन अ, से ये भारतीय ग्रामीण मतलब गांव के ऊपर बनाती है, ग्रामीण जीवन के ऊपर। ग्रामीण जीवन के ऊपर ये पेंटिंग बनाती है, जीवन के ऊपर। साथ में महिलाओं के ऊपर महिलाओं के ऊपर महिलाओं को क्या, उदासी भरी पेंटिंग बनाती है, उदासी भरी पेंटिंग बनाती है। ठीक है। नंदलाल बोस। हाँ, नंदलाल बोस को आप जान सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने भारतीय संविधान भारतीय भारतीय संविधान उसके पन्नों को उसके पन्नों को सुसज्जित किया। ठीक है। कलाकृतियों से सजाया। पन्नों को अपनी कलाकृतियों से पन्नों को अपनी कलाकृतियों से, यानी कि ओरिजिनल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उसमें जो कलाकृतियां हैं उसको इन्होंने ही सजाया था। कलाकृतियों से सजाया था। से सजाया था। सजाया था। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25 सवाल हो चुके हैं। टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है। 26वें सवाल की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए किस भारतीय मूल के लेखक को बुकर पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार किस भारतीय मूल के वर्षी को मिला था? तो ये मिला था सलमान रुश्दी को। ठीक है। सलमान रुश्दी को। किन्हें मिला था? किन्हें कब मिला था बुकर पुरस्कार? किन्हें मिला था? 1971 में। ठीक है। 1971 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। वी एस नायपॉल को। वी एस नायपॉल को। ये भी भारतीय मूल के है, वी एस नायपॉल। ठीक है। अमिताभ घोष को अमिताभ घोष को जो बना अमिताभ घोष अंग्रेजी उपन्यास कहाँ से? एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक। थोड़ा सा विक्रम सेठ को देख लेते हैं। विक्रम सेठ
सुटेबल बॉय लिखा था, सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय, ठीक है। सुटेबल बॉय के लिए फेमस। अगले सवाल की ओर चलते। प्रश्न 27 है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की संख्या की रिपोर्ट में भारत को 193 देशों में से कौन सी रैंक मिली? 193 देश में से कौन सी रैंक मिली? कौन सी रैंक मिली ये आपको बताना है। 130वीं रैंक मिली, ठीक है। 130वीं रैंक मिली, 130वीं रैंक। बाकी सब तो नहीं बताएंगे, ठीक है। 130वीं रैंक मिली, बस इतना जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, संसद के दोनों सदनों का 17वां प्रोगेशन करने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन, राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इनका पद है पदेन सभापति होते, सभापति होते हैं, ठीक है। इनको कोई बदला नहीं सकता। प्रधानमंत्री वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका के, कार्यपालिका के प्रमुख होते, ठीक है। प्रमुख होते, प्रमुख। लोकसभा अध्यक्ष, केवल लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। केवल लोकसभा के, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा की दैनिक, लोकसभा की दैनिक कार्यवाही को सुनते हैं, दैनिक कार्यवाही, कार्यवाही को सुनते और कंट्रोल करते, सुनते और कंट्रोल, कंट्रोल करते, ठीक। अगले सवाल की ओर से थोड़ा स्पीड में चलें। भारत में राष्ट्रपति कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अवार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में, ठीक है। छठी पंचवर्षीय के दौरान, छठी पंचवर्षीय के दौरान। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, हटाओ का नारा दिया गया, नारा दिया गया, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता? 1969 में, 1969 में 14 बैंकों का, बैंकों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 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 राष्ट्रीयकरण। 5 वर्षीय योजना के दौरान ही और क्या होता है? परमाणु, पहला परमाणु परीक्षण होता है, पहला परमाणु परीक्षण होता है, ध्यान रखिएगा। 7वीं वर्षीय योजना तकनीकी विकास के लिए, ठीक है। तकनीकी विकास पर फोकस, तकनीकी, तकनीकी विकास पे फोकस। तकनीकी मतलब क्या हुआ? जैसे टेलीफोन और ये पोस्ट सेवाएं, ये सब की शुरुआत, यानी कि तकनीकी सेवा 1986 में स्पीड पोस्ट की, स्पीड पोस्ट जो हम करते हैं, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई। स्पीड पोस्ट कैसे जाता है? स्पीड पोस्ट तो मान के चलिए या तो फ्लाइट से चला जाता है या ट्रेन से चला जाता है। नॉर्मल पोस्ट जो है गाड़ियों गाड़ियों से जाता है, यानी कि
नॉर्मली लैंड के थ्रू जाता है। ठीक। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए सांख्यिकीय रूप से इकाई का प्रयोग करते हैं। किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डबसन इकाई का प्रयोग करते हैं। डबसन इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबसन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर। 16 सितंबर। ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल आप जानते हैं, दाब की इकाई। दाब की इकाई। और दाब के अलावा किसकी इकाई हो जाएगी? प्रतिबल की। प्रतिबल। प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रतिबल को स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस। प्रतिबल। मीटर। मीटर एक एसआई लंबाई की दूरी। लंबाई की क्या है? एसआई यूनिट है किस चीज की? लंबाई। लंबाई। एक ना बेसिक तो डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? ये ध्वनि की सांख्यिक तीव्रता को बताता है। ध्वनि की तीव्रता बताता है। ध्वनि की तीव्रता को बताता है। तीव्रता बताता है। आगे चलते। 25 नंबर कथन और करण के सवाल है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित करने का सांख्यिकीय लक्ष्य रखा है। सही है। ठीक है, सही है। राजकोषीय घाटा कम करने से सरकार के ऋण बोझ में कमी आती है और देश की बृहद आर्थिक स्थिरता मजबूत। हाँ, ये भी सही है। ये सही है, लेकिन क्या इस 4.3 की व्याख्या कर रहा? तो व्याख्या तो सही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 35वां। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत कर सांख्यिक रूप से ब्रिटिश लूट का उजागर किया। हम्म, हाँ, किया। ठीक। तो दोनों यानी कि आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है। राजकोषीय घाटा कम करने से सरकार के ऋण के बोझ में कमी आती है और देश की बृहद आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हाँ, सही है, सही है, सही है, सही। सही है, सही। ये नहीं हो। ठीक। इसको भी देख लेते हैं। 31 नंबर को भी देख लेते हैं। 31। 31 नंबर को छोड़ दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान है। प्रावधान। प्रावधान तो है। ठीक। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए इन्हें तुरंत अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये भी सही। सही है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? ये तो 44 की बात कर रहा है, नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता है, लेकिन ये नीति निर्देशों की बात कर रहा है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या क्या था? डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग में इधर उधर होने के कारण। ठीक है। 33 पे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और साथ में उन्होंने पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन व्यय के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, प्रस्तुत किया था। हाँ, किया था। दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक।
बी हो जाएगा। आगे चलते 34 नंबर क्वेश्चन मिलान का। ठीक है, मिलान का विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जान पे विश्व एड्स दिवस क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। ठीक। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28। ठीक, 28 फरवरी 2000। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? P3 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 CO4 आर क्या है? R1 इसमें और एस। ठीक, बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चल। लेखन रचना और पुरस्कार वर्ष। ठीक है, लेखन रचना और पुरस्कार वर्ष। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत सितंबरा के लिए इन्हें मिलता है 1968 में। ठीक है, 1968 में। रवाधारी सिंह दिनकर इनको मिलता है 1972 में। रवाधारी सिंह दिनकर को 1972 में। महादेवी वर्मा यामा के लिए इन्हें मिलता है 1982 में। ठीक है, आगे कितनी कितनी नावों में कितनी बार इनको मिल जाएगा? 1978। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? P3 है, P3 है, Q4 आर R1 सी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल। सूचकांक और भारत की रैंक। सूचकांक और भारत की रैंक बताना है। सूचकांक और भारत की रैंक बताना है। तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास विकास 130वां रैंक, 130वां रैंक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति 115वां रैंक रहा है। 15वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार R1। ठीक है, 39वां रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रहा है 159वां। ठीक, कौन हो जाएगा? P3 QR से आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन ऐतिहासिक घटनाएं और सटीक ऐतिहासिक घटनाएं और सटीक वर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, याद रखिए 1919। चौरी चौरा कांड कब होता है? चौरी चौरा कांड कब होता है? 1922। 1922। काकोरी ट्रेन एक्शन कब होता है? यस, काकोरी ट्रेन एक्शन होता है 1925। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये होता है 1930। ठीक, आप लोग सोचेंगे ऐसा ही सेम क्यों बन रहा है? तो रीजन ये है कि थोड़ा जल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। मिक्सिंग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सेम सेम ये जो है ये उतर जाता है। आगे जाके और मिक्सिंग करेंगे, उसका टेंशन। P3 Q4 R1 S2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कथन और कार्यक्रम आगे। 32 नंबर कथन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सही है। ठीक, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। सही है, सही है। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रांस की तर्ज पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी सही है। ठीक है, ये इसके व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। यार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या कर रहा है। स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा है। उद्गम स्थल और नदी ये हमें मिलान करना है। ठीक है, तो हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों निकलती है। नर्मदा और सोन दोनों निकलती है। महाबलेश्वर से कौन निकलेगी? कृष्णा नदी निकलेगी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलेगी। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकल। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ठीक, कौन सी? कावेरी नदी कावेरी नदी निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। तीसरे के सी। 40 नंबर कथनकरण का थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। कथन ये कहता है भारत का नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री
निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी है, यस है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नीति आयोग का नाम नहीं है, इससे बाद में बनाया गया था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यस ठीक है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, ठीक, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, ठीक, संविधान में ये नहीं है। भाग दो बिहार सामान्य क्या, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के सांख्यिकी के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात 876 वाला जिला कौन सा है, 876 वाला जिला कौन सा है, ये हो जाएगा मुंगेर जिला, ठीक है, ये हो जाएगा मुंगेर जिला। पटना जिला क्या है, पटना जिला क्या है, पटना जिला, पटना जिला क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ, ठीक है, और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भी है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में सबसे सर्वाधिक 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 क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, आय, ठीक है। भागलपुर जिला, भागलपुर जिला सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक है, सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर, सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक। पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था, सबसे न्यूनतम तम साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला, ठीक है, ये कौन हो जाता, पूर्णिया। अगले सवाल की ओर चलते, 40 नंबर, बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को दिगंबर या क्रांति का अग्रदूत माना जाता है और उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए भूमि दान की थी, सदाकत आश्रम के लिए भूमि दान की थी, तो ये किसने की थी, ये किसने की थी, मजरूल हक ने, मजरूल हक, मजरूल हक, मजरूल हक, ठीक। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते, प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के, ठीक है, कुछ चीजें छूट रही है तो उसको ध्यान दें। कब से कब तक, 1950 से 1962 तक, ठीक, 62 तक। जयप्रकाश नायक नारायण, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक, लोकनायक भी कहा जाता, कहा जाता, कहा जाता है, ठीक, लोकनायक भी कहा जाता है। और इन्हें मरने के बाद, मरणोपरांत भारत, मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न, भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न, भारत रत्न। अनुग्रह नारायण, बिहार विभूति कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, बिहार विभूति, बिहार विभूति कहा जाता है, विभूति कहा जाता है, बिहार विभूति कहा जाता है। और ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्री भी बने थे, बिहार के, बिहार के, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और वित्त मंत्री भी बने थे, वित्त मंत्री भी बने, ठीक है, वित्त मंत्री भी बने थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बिहार के गया जिला में वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
37वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 37वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 37वें अधिवेशन जो कि गया में हुआ था, इसके हो जाते हैं चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु भी कहा जाता है। 1922 में आयोजित होता है 37वां अधिवेशन, जो कि गया जिला में होता है, बिहार के। ठीक, गया जिला में होता है, बिहार के। ठीक है। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इन्होंने पेश किया था। ठीक है। और स्वराज पार्टी का भी गठन किया था 1900 1923 में, चित्तरंजन दास के साथ, इनके साथ। ठीक है। उनके साथ मिलके 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए। कौन सा पार्टी का? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी का गठन किए। पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ये गांव इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक। मोतीलाल हो गए। मौलाना अबुल कब मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले क्या बनते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। भारत के पहले शिक्षा भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा हकीम अजमल खान कौन होते हैं? इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक। इस इस्लामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विद्यालय के संस्थापक। ठीक है, आगे बढ़। अगला सवाल। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के मामले में कौन सा जिला शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा जिला हो सकता है? पर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के स्थान, प्रति व्यक्ति के आधार पे कौन हो सकता है? बस, पटना हो। ठीक है, पटना हो। पटना होगा। ठीक है। बेगूसराय। बेगूसराय। बेगूसराय में क्या है? बरौनी। 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 बरौनी का यहाँ है रिफाइनरी। 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 बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय। ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध। भागलपुर, कपड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, भागलपुर सिल्क कपड़ा उद्योग के लिए। ठीक। सिल्क कपड़ा उद्योग के लिए, उद्योग के लिए फेमस। ठीक है। मंगर किस लिए फेमस है? ठीक है। मंगर किस लिए फेमस? मीर कासिम का मीर कासिम का कासिम का किला है यहाँ। और क्या है? बंदूक कारखाना। बंदूक कारखाना। बंदूक कारखाना के लिए फेमस।
और किस लिए फेमस है? और किस लिए फेमस है? यहाँ पर एक बीड़ी फैक्ट्री के लिए फेमस। बीड़ी फैक्ट्री के लिए फेमस। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 45-50 पे स्टॉप करेंगे। बिहार की पहली जल विद्युत परियोजना डेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो पहली जल विद्युत परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। ठीक है, सोन नदी पर निर्मित। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, गंडक। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना, गंडक नदी पर गंडक परियोजना, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को सिंचाई मिलती है। ठीक है, गंगा नदी बिहार की भौगोलिक भाग को दो हिस्सा में, उत्तरी और दक्षिणी भारत, दक्षिणी हिस्सा में बांटती है। ठीक है, बिहार में कुल इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की? गंगा नदी की लंबाई है 445। गंगा नदी की लंबाई 445। नदी की लंबाई 400। बक्सर से प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब तो बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा से। ठीक है, चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 और सवाल है, उसके बाद क्लास आउट। अगला क्लास कल पर। बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी महाकाव्य कृति कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी के लिए राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है? कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी इन्होंने लिखी है। ठीक है, कौन है ये? किस कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी लिखी है? ऑफ कोर्स रामाधारी दिनकर। दिनकर। ठीक है, फणीश्वर नाथ प्रेम क्या लिखते हैं? मेलाचल। मेलाचल। मेलाचल के लेखक। ठीक है, इनका फेमस है मेलाचल। राम वृक्ष में बैनीपुरी। और इनकी कृतियां है माटी। माटी की मूर्ति। मूर्ति। ठीक। और क्या? गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, ऐसी कृतियां हैं। ठीक है ना, बाबा नागार्जुन। इनका बलच नाम। फेमस बलच नाम। ठीक है, बलच नाम। क्लास लेने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन को देखना पड़ता है, इसके बाद हम बता पाएंगे। ठीक। प्रश्न 47 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का सांख्यिक प्रतिशत लगभग कितना है? पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है 2011 के अनुसार। इसका बिहार की कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या पुरुषों का सांख्यिक प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों की सांख्यिक। ठीक है, पुरुष पुरुष कितने होते? पुरुष कितने? 52.14। 52.14 पुरुषों की होती, तो महिलाओं को कितनी हो जाएगी? 52.14 घटा देंगे तो ये हो जाएगी महिलाओं की प्रतिशत। महिलाओं, ये हो जाएगा महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत। महिलाओं की जनसंख्या। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के प्रसिद्ध बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस तिथि को आरा शहर पर विजय प्राप्त की थी? किस तिथि को पूछ रहा है, इसने तिथि पूछ लिया है। ठीक है, तो तिथि हो जाएगा 27 जुलाई। ठीक है, तिथि हो जाएगा 27 जुलाई को इन्होंने विजय प्राप्त की थी, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है।
10 मई को जानते हैं, 10 मई को क्या हुआ? मेरठ छावनी से, मेरठ छावनी से, मेरठ छावनी से क्या होता है? भारत के प्रत भारत के भारत के प्रत भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता अ, स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, संग्राम की संग्राम की यानी कि कब? 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक। हाँ, 23 अप्रैल को क्या हुआ था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने, यानी कि वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने, बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ब्रिटिश कैप्टन जो थे, ब्रिटिश ब्रिटिश कैप्टन जो कैप्टन जो कैप्टन जो था, ली ग्रांट, ली ग्रांट था इसका, ली ग्रांट की सेना को बुरी तरह से पराजित किए, इस सेना को बुरी तरह से पराजित किए, पूरी तरह से पराजित किए, पराजित किए थे, किए थे। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बिहार का प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जो गर्म जल के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, किस जिला में? तो ये मुंगेर जिला में है। ठीक है, मुंगेर जिला में। मुंगेर जिले, नवादा जिला जानते हैं आप, काकोलत जलप्रपात के लिए फेमस है, काकोलत, काकोलत जल जलपात के लिए फेमस। ठीक है, नालंदा जिला, आप जानते हैं नालंदा जिला क्या है? नालंदा जिला में नालंदा का नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। जल्दी में गड़बड़ी हो रही। रोहतास किला एक फेमस किला है जो कि कहाँ है? रोहतास में है, जहाँ पे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और रोहतास का गढ़ किला, रोहतास जिला में रोहतास का गढ़ किला, रोहतास, रोहतास का गढ़ किला, किला। और क्या है यहाँ पे? और क्या है यहाँ पे? धुआं कुंड, कशिश जल, धुआं कुंड और धुआं, ठीक है, धुआं कुंड, धुआं कुंड और कशिश, और कशिश, कशिश। और भी है, कई जलप्रपात रहे हैं यहाँ। चूना पत्थर का उत्पादन होता है, चूना पत्थर का उत्पादन होता है रोहतास में, चूना पत्थर का उत्पादन, पत्थर पत्थर का उत्पादन। ठीक है, और भी चीजें जो हम और आगे जाए। ठीक है, अलग चीज। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्या इसे लास्ट करें या फिर बिहार को खत्म करें? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार दर्ज है? हाँ, तो ये गया जिला है 30.4% से। ठीक है, पटना किस लिए फेमस है बता चुके हैं, मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? मुजफ्फरपुर की शाही लीची के लिए फेमस है। ठीक है, शाही लीची के लिए फेमस, शाही लीची के लिए फेमस। ठीक है, कटिहार, कटिहार, कटिहार को अलग नाम से इंग्लिश में लिखिए। ठीक, कटिहार जो है जूट, जूट उद्योग के लिए फेमस है, जूट उद्योग के लिए फेमस है, जूट उद्योग के लिए फेमस है कटिहार।
कटिहार जूट उद्योग के लिए फेमस है। पटना गांव सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, और प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ का सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक है बिहार। चलिए 55 तक खत्म कर लेते हैं। अगला सवाल क्या था? बिहार विधानसभा विधान परिषद, बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में वर्तमान में कुल कितनी सदस्य सीटें आधारित है? बिहार विधान परिषद की बात कर रहा है, बिहार परिषद की बात कर रहा है, बिहार परिषद की बात कर रहे हैं तो 275 सीटें, 273 किसकी हो जाती है, 273 किसकी हो जाती है, सॉरी 243 किसकी हो जाती है? तो विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, 40 सीटें किसी की हो जाती है? बिहार लोकसभा की सीटें हो जाती है, लोकसभा की सीटें हो जाती है, लोकसभा की सीटें होती है। 16 सीटें किसकी है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 52, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन बनाए गए जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे? ठीक है, ये अध्यक्ष थे। इनके समय में किसे बनाया गया था? डॉक्टर श्री कृष्ण को। और डॉक्टर श्री कृष्ण क्या होते हैं? प्रथम प्रथम बिहार के प्रथम बिहार के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते। ठीक है, मुख्यमंत्री होते। दूसरे के बारे में नहीं जानते। 53 नंबर सवाल पे आते हैं, बिहार की किस प्रसिद्ध पेंटिंग शिल्प कला के लिए वैश्विक स्तर पर जीआई टैग प्राप्त और यह मुख्य मिथिलांचल से जुड़ी हुई है? यस, मधुमती पेंटिंग बैसाख, मधुबनी पेंटिंग बैसाख। 54 नंबर क्वेश्चन में 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार से राज्यसभा अपर हाउस के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये 16 चुने जाते हैं। ठीक है, बता चुके हैं 16 चुने जाते हैं। 40 अभी बताएं लोकसभा के लिए। ठीक, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए 243 क्या? विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के 75 सदस्य, विधान परिषद के लिए, विधान परिषद, परिषद। ठीक है, 55 नंबर लास्ट सवाल आज के लिए देख लेते हैं। खड़ीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलाम पर आधारित तीसरी कसम फिल्म की पृष्ठभूमि बिहार के किस जिले से प्रेरित है? किस जिले से प्रेरित है? तो ये पूर्णिया जिले से प्रेरित है। ठीक है, किस जिले से प्रेरित? ये पूर्णिया जिले से प्रेरित। ठीक, पूर्णिया जिले से प्रेरित। ठीक है, 55 सवाल पे आज स्टॉप करते हैं। पार्ट 2 लाएंगे 55 के बाद, उससे साइंस मतलब सामान्य विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और इसके सर्च रीजन के सवाल होंगे, मैथ के सवाल। आज यहीं स्टार्ट करते स्टॉप करते। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी कमी लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसके अनुसार कुछ चेंजेस करूँ। रही बात कंटेंट की, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी मेरे तरफ से। कंटेंट आपके लिए हर एक रहेगा। ठीक है, थैंक यू।